हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल नया एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रिलेटेड एक दो आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमने इलेक्ट्रिक जो पावर है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली में है क्या, चलिए एक ना सिंपल सर्किट बना के हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो ये मैं R ले लेता हूँ। और हमने क्या किया, एक यहाँ पर स्विच को अटैच कर दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया सेल। उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V है। आप अच्छी तरह जानते हो कि जिस टाइम हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो इस सर्किट में जो करंट है वो आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात प्लीज समझिए ध्यान से। जब किसी भी सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब होता है कि वो बैटरी की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम करने लग गया है। क्या करने लग गया है? कंज्यूम करने लग गया है। अब कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी सप्लाई कर देता है, वही उस पर्टिकुलर सोर्स की पावर होती है। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक पावर मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब इसकी डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट तो बात की बात है, हम पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए फटाफट, चलो, और अच्छे से ये बनाओ, लिखो साथ साथ। जितना साथ साथ लिखोगे, जितनी मेरी बातों को नोट करोगे, उतना ज्यादा बेहतरीन आपको ये टॉपिक आएगा और उतना ही ज्यादा बड़ी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, हर एक चीज को नोट करो, जो यहां लिखा हुआ है हर एक चीज को नोट करो आप। सो डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक इसका और मतलब भी है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आपने एक सेल या बैटरी के मतलब के साथ इस पूरे सर्किट को अटैच किया, आपने की को मतलब यहां पे क्लोज कर दिया ताकि करंट फ्लो कर सके। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो चलिए काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, जो इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा वो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, है ना, फिर थ्रू इसमें, फिर थ्रू ऐसे, फिर फाइनली इस तरह से, है ना। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, मतलब अपने एंड से शुरुआत हुआ, घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे आने के लिए, वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कही जाती है। पहले तो ये समझ लीजिए ध्यान से। कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, तो मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू बैक टू द सेम एंड। तो वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहें तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पर आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी दो डेफिनेशन हो गई, या तो हो गया कि इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, या हो गया इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी वजह से जब कभी भी हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, ठीक है,
अगर मैं बात कर रहा हूं इसके फॉर्मूला की, तो देखिए पावर जो होता है वो होता है दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो याद रखें इसको, या ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डिवाइड बाय टाइम। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर को या वर्क डन अपॉन टाइम बोल दो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं फिर से आपको बता देता हूं। हमने सेल को लगाया, करंट ऑन किया, करंट ऑन करने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव हुए फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू द पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल एज वेल, तो टोटल जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम नाम देते हैं। पहली बात क्लियर हो गया यहां पे। अच्छा, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क डन भी कहा जा सकता है, इसलिए चाहे आप उसको वर्क पर यूनिट टाइम लिख दो या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख दो, बात हमेशा सेम ही रहेगी। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? यूनिट की। देखो, अगर मैं इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करूं, इसको नोट करते जाओ, यूनिट के बाद में बात करूं, तो ये क्या होता है? वॉट होता है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब देखो पावर क्या था? पावर है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, क्या है मैं लिख देता हूं प्रॉपर्ली, इट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है आपका। डन। देखिए, अगर मेरा वर्क डन 1 जूल हो जाए, और वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल होता है हमेशा, और टाइम का 1 सेकेंड हो जाए, अब ऐसे कंडीशन में जो हमें पावर मिलेगी वो 1 वॉट की पावर होगी। तो मतलब ये हो गया इस चीज से कि यार 1 वॉट एक्चुअली में 1 जूल पर सेकेंड होता है, या 1 जूल पर सेकेंड को आप 1 वॉट लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आपसे मान लेते हैं कि इसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आप अब देख सकते हो फॉर्मूले में आपको आपके डेफिनेशन का आंसर मिल जाएगा। क्या है डेफिनेशन में? लिखेंगे द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। मतलब वो देखो कितनी सिंपल सी बात है। आपका जो आपके मैंने यहां पे फॉर्मूले में दिखाया वही चीज आप यहां लिख सकते हो। ठीक है ना, उससे डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। अब बात आती है कि यार इसके बिगर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। बिगर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो बिगर यूनिट हम ज्यादातर यूज करते हैं वो है किलोवाट का। 1 किलो वॉट का। ठीक है, 1 किलो वॉट को 1 kW से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा 1000 वॉट के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा जो हम यूज करते हैं वो है 1 मेगावाट का। हम मेगावाट का इस्तेमाल करते हैं। मेगावाट ऐसे लिखते हैं, मैं इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से लिख देता हूं कि 1 मेगावाट, जिसको 1 कैपिटल M W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होता है। तीसरा 1 गीगावाट, 1 गीगावाट मतलब हुआ कि 1 कैपिटल G कैपिटल W, तो ये 10 की पावर 9 वॉट के बराबर होता है। तो ये बिगर यूनिट्स आपको सिर्फ इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप आराम से क्या कर सको, इसमें न्यूमेरिकल टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सको। ठीक है, देखिए पावर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसका। देखो सिंपल सी बात है यार, हम इसको जो इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं वो क्यों देते हैं मैं वो भी आपको समझा देता हूं। ये बात ध्यान से समझना बेटा कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा बल्ब है। अगर आप ध्यान से इस अप्लायंस को देखेंगे या इस बल्ब को देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है ये कितने वॉट का बल्ब है। मान लेते हैं कि ये 100 वॉट का बल्ब इसमें लिखा हुआ, 100 वॉट ऐसे लिखा हुआ है।
तो ये जो 100 वॉट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर हम इसको बोलेंगे। बट इस 100 वोल्ट का मतलब क्या होगा, इस 100 वोल्ट का देखो, अगर आप चाहो तो इस 100 वोल्ट को क्या लिख सकते हो, 100 जूल पर सेकंड भी तो लिख सकते हो ना। तो अगर कोई पूछता है कि एक अप्लायंस जो है उसका जो इलेक्ट्रिक पावर है वो 100 वोल्ट है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि जैसे कि मैं अगर मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में बात करूं कि बल्ब, यहाँ पे बल्ब है ना, द बल्ब विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 1 सेकेंड। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मेरे पास कोई अप्लायंस है उसमें लिखा है 100 वॉट, 100 वॉट का मतलब हुआ 100 जूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा, 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा। तो बस इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे अपना जो है मतलब किसी भी चीज को, स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो कोई मेरा अप्लायंस है और वो 1000 वॉट मतलब पावर उसमें लिखी हुई है, तो मैं बोलूंगा 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं इन एवरी सेकेंड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं इसके अलग अलग फॉर्मूलेस की तरफ। ठीक है, इनको फाइंड करने का अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिख रहा है ये, फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम का। अगर यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख देते हो तो ये इलेक्ट्रिक पावर बन जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई तरह डिफरेंस नहीं है। अच्छा, दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है आपका पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब इसमें जो P है वो ऑब्वियस है, पावर है। सारे फॉर्मूले लिख लो, काम आएगा आपके। वॉट इसका यूनिट है, V जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और आप उसको V से रिप्रेजेंट करते हो। वोल्ट मतलब वोल्ट है ना, V इसका यूनिट होता है। I जो है वो आपका करंट होता है और आप उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हो। ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसके बाद ओम्स लॉ ने कहा था V इक्वल टू आई आर होता है आपका। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा तीसरा फॉर्मूला तैयार होगा, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, मतलब ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। यहां पे R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस होता है आपका, और इसका यूनिट क्या है, ओम होता है। क्या होता है, ओम इसका यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा चौथे नंबर पर अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा V जो है वो आई आर है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं I को देखूं तो वो V बाय आर होगा। अब इस चीज को आप अगर इधर डाल दें तो क्या बनेगा, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर कटेगा। फाइनली बेटा आपके पास फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो आई होप आपने ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो नोट कर लिए होंगे। चलिए अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम वो भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको दो बल्ब्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको दो बल्ब दिए गए हैं, एक है आपका 100 वॉट का और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो 200 वोल्ट का चाहिए। ये मैं ए मान लेता हूं, और एक बल्ब मैंने और ले लिया, सपोज ये मैंने बल्ब ले लिया, ये मेरा 50 वॉट का बल्ब है और इसको भी 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि इन दो बल्ब्स को, ठीक है, इसको आप केस 1 लिख लीजिए, केस 1 है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, दिस इज केस 1। अब केस 1 के अंदर क्या किया कि इन दो बल्ब्स को ना मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद अगर कोई पूछता है कि कौन ज्यादा पावर आपका कंज्यूम करेगा यहां पे, या फिर कह दे कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा इस कंडीशन में, तो हमें कैसे पता उसके बारे में। देखिए बड़े ध्यान से बात को समझना तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। हमेशा ना
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लो बल्ब का। जैसे कि अगर मैं रेजिस्टेंस बल्ब ए का फाइंड करना चाहता हूं, फॉर्मूले में देखो कहां पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये देखो, या तो तुम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज कर सकते हो, या तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर सकते हो। हमेशा बेटर रहता है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि P और V आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन पी की, वी स्क्वायर अपॉन पी की, ठीक है। तो ए का जो रेजिस्टेंस है V जो है वो आपका 200 है का स्क्वायर है, तो 200 इंटू 200 हो गया, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 100, ये कट गया, तो इसका रेजिस्टेंस आपके पास 400 ओम आपको मिल गया है। तो ये आर ए का रेजिस्टेंस है, ये ए है ना, कितना है इसका 400 ओम है इसका। और बी वाले की अगर मैं बात करता हूं तो बी वाले का रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी वी स्क्वायर बाय पी। फिर से मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ना इसको मैं चेंज कर देता हूं, ए 200 ही रहने देता हूं, सेम टू सेम देंगे ना, मान लो 200 ही कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय P50 है आपका, तो ये इससे कटेगा, ये इससे 4 आएगा, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो 800 ओम जो है वो बी वाले का रेजिस्टेंस है। तो कौन सा बल्ब आपका ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा नहीं होगा, वो उसके अब रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए पावर के हमारे ना दो फॉर्मूलाज हैं, एक पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर और दूसरा है पावर का वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पता करने के लिए कि कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा आपका। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि ये सीरीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। करंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसके लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए अभी हम पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज में क्या है कि हमारा करंट कांस्टेंट है, इसलिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। तो मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो मेरा ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, मतलब वही ज्यादा आपका ब्राइट होगा। तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ B ज्यादा है रेजिस्टेंस ऑफ A के, देयरफॉर पावर जो है B वो ज्यादा कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू A। तो आपका जो ज्यादा ब्राइट होगा वो आपका B वाला होगा, ना कि आपका A वाला होगा। सो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं इसके सेकंड केस की तरफ। बात करनी है हमें अब केस नंबर 2 की। तो अब वही दो आपके जो हमारे पास बल्ब्स थे, ए और दूसरा क्या है हमारे पास बी, अब हमने उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है। अगर याद हो तो एक बार चेक कर लो, ए वाले का 400 था, बी वाले का 800 हमने फाइंड किया था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये आ जाएगा बेटा आपका 400 ओम और इसका आ जाएगा 800 ओम। अब सवाल वही है कि अगर मैं दोनों को सेम 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूं तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा। अब इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है वी स्क्वायर अपॉन आर वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट या सेम होता है दोनों के लिए, इसलिए मेरा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे R आ जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन इस मतलब चीज को देखो ध्यान से, तो मैं ये देखता हूं यार जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, मतलब वो ज्यादा ग्लो करेगा। अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ B वो ज्यादा है रेजिस्टेंस ऑफ A के, इसी वजह से पावर जो B कंज्यूम करेगा वो लेस होगा एज कम्पेयर टू पावर कंज्यूम बाय A, ठीक है। सो देयरफॉर अब A वाला ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा एज कंपेयर टू B। तो आपने देखा कि जब आप वो सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो उस केस में जो B वाला था वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं उस केस में जो A वाला है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा आपका। सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा बस एक चीज और रह जाती है कि अगर मान लो ये लिखते हैं कि पावर रेटिंग। अब ये पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है? देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट से कोई भी एक अप्लायंस को उठा के लेके आते हो, जैसे बल्ब ले आए आप, उस बल्ब पे ना
देखोगे तो नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऐसे, ये लिखा होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये है कि इफ 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल difference is supplied to the bulb, then इसको बेहतर ले लेते हैं, then bulb will consume 100 वॉट लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर, या कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन 1 सेकेंड। बस। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस बल्ब को कितनी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमने ये देखा है, अगर उस कंडीशन के अंदर ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो आपका 100 वॉट होगा, और 100 वॉट का मतलब क्या होता है? 100 जूल पर सेकेंड। तो मतलब हुआ कि 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन एवरी सेकेंड। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आपको मैं यहां पर लेके चलता हूं इनके न्यूमेरिकल की तरफ, ताकि क्लैरिटी हो सके। और तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सैंपल नंबर 1 है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट एंड इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। देखिए सबसे पहली बात, हमें क्या क्या दिया हुआ पहले उसको देख लेते हैं। हमें जब इसको सॉल्व करना है तो पहले लिखना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। वॉट लिखा है तो पावर P आपको 40 वोल्ट यहां पे दिया हुआ है। सोर्स ऑफ 220 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है, और वो मुझसे क्या डिमांड कर रहा है? करंट की डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? करंट की। देखो कितना आसान है। अब आपको पता पावर क्या होती है बेटा? V इंटू आई होता है। तो I क्या हो जाएगा? P बाय V हो जाएगा। P जो है आपको यहां पर 40 वोल्ट दिया हुआ है, और ये है 220, ये कट गया, ये 2 से जाएगा, ये नीचे 11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0.18 एम्पियर, आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। है ना कितना सिंपल? फॉर्मूला अप्लाई करो और सीधा आंसर पाओ, बस। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ढंग से इस बात को समझना। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें लिखा था 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, लेकिन हमने उसको 110 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो अब बताइए कितना पावर कंज्यूम करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए नोट लिखो यहां पर। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद नोट लिखना। क्या नोट लिखोगे? कि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल नॉट चेंज। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल रिमेन सेम। मतलब यह है कि जो मुझे यहां पर रेटिंग दी गई है, उस रेटिंग की हेल्प से सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? इसका रेजिस्टेंस पता करूंगा, फिर उस रेजिस्टेंस और उस नया वोल्टेज की हेल्प से मैं अपनी पावर कैलकुलेट करूंगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई चेंज या वेरिएशन नहीं आएगी, वो हमेशा सेम टू सेम रहती है आपकी। तो देखिए कैसे करेंगे। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ढंग से समझना। तो जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि मेरे पास पावर जो है वो V²/R होता है। इससे मतलब है कि R हो जाएगा V²/P। तो V कितना दिया हुआ है यहां पे? V यहां पे वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट हमें दिया हुआ है, उसका कर देंगे स्क्वायर, और जो पावर है वो 100 दिया हुआ है। वैसे तो 22 का स्क्वायर बनेगा, आंसर 484 ओम होगा, बट मैं जानबूझ के इसको अभी कैलकुलेट नहीं करना चाहता, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इसका यूज करना है अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए, और उसमें क्या होगा ना, काफी कुछ चीजें कट जाएंगी और आपके लिए ईज हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं, डोंट वरी। अच्छा, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों केसेस के लिए। देखिए अब आपकी पावर कितनी है? अब आपकी पावर है 110 वोल्ट की, बट रेजिस्टेंस अभी भी आप उतने लेंगे, जैसे 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो।
तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे नहीं, पावर नहीं दिया था, वोल्टेज दी हुई थी आपकी, ये मेरी मिस्टेक है। मैं यहां से इसको ठीक कर देता हूँ, साथ के साथ पावर तो फाइंड करनी है हमें। तो आपको जो वोल्टेज है वो दी हुई है, आर आपके पास ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, पावर आपने उल्टा निकालना है। तो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। वी स्क्वायर यहां पे 110 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। आर, आर मतलब 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये 100 यहां चला जाएगा, मतलब 110 का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110, ठीक है, इंटू ये वाला जो नीचे वाला 100 है ऊपर जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया 220 इंटू 220, देखो है ना अब इजी। ये देखो ये इसका डबल है, ये 2 गया, ये इसका डबल है, ये 2 गया, 4 आ गया, और जब आप सोल्व करेंगे तो 25 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। वरना आपने क्या करना था, पहले इसको सॉल्व करते, इसको बनाते 484, फिर यहां डालते, फिर फर्दर सॉल्व करते। जब आप किसी एक वैल्यू का इस्तेमाल दूसरे में करने वाले होते हो तो उसको सॉल्व मत करो, उसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो, काफी चीजें आपकी ऑलरेडी कट हो जाती हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 25 वॉट। मतलब ये कि अगर आप उसको प्रॉपर 220 वोल्ट दे रहे होते तो आपका ये 100 वॉट जो था पावर कंज्यूम करता, लेकिन आपने अगर वोल्टेज ही कम कर दी, मतलब उसको 110 वोल्ट दिया, तो अब वो 100 वॉट नहीं, उल्टा 25 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। हमने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी किए हुए हैं। आई स्क्वायर आर बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला, आई आर स्क्वायर कोई नहीं था तो यही गलत है, तो ये हमारा सही आंसर है। ध्यान रखिए कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर देखना होता है कि क्या पूछा गया है, पता लगे कि आप आई स्क्वायर को देख के टिक कर दो। वी इंटू आई भी ठीक था, वी स्क्वायर अपन आर भी ठीक था, इसलिए आई आर स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये सब कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में स्टडी किया, ये जाना कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है, क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क वन एंड द सेम थिंग है, और कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेस देखे, ये जाना कि अगर कोई भी अप्लायंसेस अगर सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा, ज्यादा ब्राइट कौन होगा, किस हिसाब से हम वो चीज बोलते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।